हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा शर्मा। वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। एंड आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हर वो चीज़ जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। इजंट इट कि इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है इन्फ्लेशन का, एंड किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, इन्फ्लेशन का कैसे इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी में, एंड किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में। ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए ये जो क्लास है वो दो पार्ट में होगी, ताकि हम पूरे टॉपिक को क्लियरली डिफाइन कर सके, डिस्क्राइब कर सके, ताकि आप लोगों की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी इकोनॉमी में, एंड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए हम ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट प्राउड अचीवमेंट है हमारे पाथ आईएएस एकेडमी का, तो वो डिस्कस करना चाहते हैं कि हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं, तो उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग 45 श्रद्धा शुक्ला जो मैम है वो पाथ आईएएस एकेडमी की तरफ से सेलेक्ट हुई हैं। तो ये हमारी एकेडमी के लिए एक बहुत प्राउड मूवमेंट है। एंड इन्होंने एक मिथ भी ब्रेक किया है। इट्स जस्ट कि हर किसी को लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन वो दिल्ली में ही जाके क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, बट श्रद्धा शुक्ला मैम ने यहाँ रह के ही, रायपुर में ही रह के अपनी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन की है एंड इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो ये एक मिथ भी ब्रेक होता है कि सिर्फ दिल्ली में ही जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन ही कर सकते लोग, यहाँ पे भी रह के कर सकते हैं, इस चीज़ को क्रैक भी कर सकते हैं। बिकॉज हमें हर किसी को यही लगता है कि दिल्ली में ही जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है, बट श्रद्धा शुक्ला मैम ने रायपुर में ही रह के पाथ आईएएस एकेडमी से पूरी प्रिपरेशन की, एंड उन्होंने हाल ही में ऑल इंडिया रैंकिंग 45th आई है। तो ये उनके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है और हमारे पाथ आईएएस एकेडमी के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आप सबसे शेयर करना चाहते थे। राइट, इसी के साथ हम हमारी एकेडमी की जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स वो भी डिस्कस करना चाहते हैं। लाइक सीजीपीएससी न्यू बैच 15 जून से ओपन हो रही है। मॉर्निंग बैच 7 AM to 10 AM एंड इवनिंग बैच 5 PM to 8 PM। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो 8224 922 922 पे आप कॉल करके और भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यूपीएससी मेंटरिंग बैच भी है हमारे यहाँ पे, आप आ सकते हो, डिस्कस करते हैं जो भी नोट्स कैसे बनाना है, आप लोगों को करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना है, पर्टिकुलर सिलेक्टेड टॉपिक्स पे किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट किया जाता है, यूपीएससी के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें या जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये हमारी एकेडमी की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी, जो आप लोग इसमें जो भी आप लोगों को डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये इस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स के बाद अब हम आज का टॉपिक अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में जैसे कि हमने बताया कि हम लोग दो पार्ट में ये क्लास लेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत बड़ा टॉपिक है एंड हर टॉपिक एक क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन के कॉजेज, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और उसके क्या रीजन है, किस तरीके से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और किस उसके क्या रीजंस हैं, इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेजर किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, साथ ही साथ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, किस तरीके से ये मेजर किया जाता है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है ये गुड है या बैड है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइन, और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्लास में जितने भी इन्फ्लेशन के टाइप्स है वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में, एंड इसके और पार्ट 2 में हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन भी डिस्कस करेंगे। जस्ट क्रेडिटर्स पे क्या इफेक्ट होता है, बॉन्ड्स पे, इन्वेस्टर्स पे, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आती है, वेदर वो यूपीएससी हो या सीजीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डब्ल्यूपीआई किस तरीके से मेजर किया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्रीज इन सबको मेजर करती है, और साथ ही अभी हाल ही में यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि हाउ द इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये इस क्लास में। तो अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन, आखिर इन्फ्लेशन होता क्या है, महंगाई होती क्या है। बेसिकली सबको ये लगता है कि दाम, कीमतों में बढ़ोतरी होना या किसी चीज की प्राइस में इंक्रीज होना इज इन्फ्लेशन। बट अगर एक्चुअल सेंस में हम लोग देखेंगे तो इन्फ्लेशन इज persistent rise in the prices of goods and services in a particular interval of time, ठीक है। एक पर्टिकुलर समय के लिए, एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए
किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइजेस है वो इंक्रीज होती है कंटिन्यूसली, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आज किसी चीज की कीमत बढ़ी है और कल उस चीज की कीमत कम हो चुकी है, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम इन्फ्लेशन नहीं बताएंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन हम तब बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू गुड्स और सर्विसेज में प्राइजेस में बढ़ोतरी होते जा रही है कंटिन्यूसली, परसिस्टेंट, तो उस चीज को, उस फिनोमिना को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, persistent rise in the prices of the goods and services in a particular interval of time, that is known as inflation। ठीक है, ये पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा कि जो एक कंटिन्यूसली पीरियड में जो दाम कीमतों की, गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमत बढ़ती है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म में। ठीक है, ये होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ ऑथर्स के व्यूज भी देख लेते हैं कि उनके इन्फ्लेशन के लिए क्या व्यूज है। बिकॉज कोई भी एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं, अगर जैसे सीजीपीएससी का मेंस हो गया या यूपीएससी के मेंस में हो गया या कोई भी स्टेट पीसीएस के जो मेंस एग्जाम होते हैं, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं या किसी भी कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर डेफिनेशन हम पर्टिकुलर ऑथर के नाम से लिखते हैं तो वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, वो वैल्यू एडिशन हो जाता है हमारे आंसर्स में। ठीक है, तो जैसे अगर इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछेगा और इन पर्टिकुलर हम ऑथर को कोट करके उस आंसर्स को लिखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए अलग अलग ऑथर्स के व्यूज भी देखने से उस पर्टिकुलर टॉपिक की क्लैरिटी मिलती है हमको। ठीक है, तो जैसे अकॉर्डिंग टू कोलबर्न, कोलबर्न एक ऑथर है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इन्फ्लेशन को क्या डिफाइन किया है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है, मनी, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अगर इन्फ्लेशन को कभी भी डिफाइन किया जाता है तो ये जो स्टेटमेंट ये बहुत बार यूज किया जाता है कि मनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, बट जब हम लोग कीमत अगर बढ़ जाती है तो मनी बहुत ज्यादा है, मनी टू मच मनी है, बट बहुत ही कम चीजें हम खरीद पा रहे हैं। ठीक है, पैसा ज्यादा है पर चीजें कम आ रही हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, कोलबर्न के अकॉर्डिंग देयर इज टू मच मनी, बट उस टू मच मनी से हम जो परचेज कर रहे हैं बहुत ही कम गुड्स है। ये कोलबर्न के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन हो गया। एंड सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू पार्किन एंड बेट के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन इज एन अपवर्ड मूवमेंट इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है, एक एवरेज लेवल चल रहा है प्राइसेस का, गुड्स एंड सर्विसेज का, अब उसमें अपवर्ड मतलब अगर उसमें बढ़ोतरी होगी तो दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्किन एंड बेट के अकॉर्डिंग। एंड इनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन का जो अपोजिट है वो डिफ्लेशन है। एंड द बाउंड्री बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज प्राइस स्टेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में अगर बाउंड्री हम देखेंगे तो प्राइस स्टेबिलिटी, अगर डिफ्लेशन होगा मतलब प्राइस में कमी आएगी, इन्फ्लेशन होगा मतलब प्राइस अपवर्ड हुआ, तब दोनों के बीच की अगर बाउंड्री हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन की डेफिनेशन हो गई। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन एंड नॉर्थर्स, इन्फ्लेशन इज अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, कि जनरल लेवल जो प्राइसेस की उनकी प्राइसेस में राइज होना इज इन्फ्लेशन। फाइन, ये सारी चीजें आप कोट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, एंड इन द वर्ड्स ऑफ द पीटरसन, the word inflation in the broadest possible sense refers to any increase in the general price level which is sustained and non-seasonal in character। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन जो है, जो कंटिन्यूसली प्राइसेस राइज होती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग भी वही कि नॉन सीजनल नहीं होना चाहिए प्राइस राइज, जो नॉन सीजनल नहीं कि ये कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए है उसके बाद नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन जो है कंटिन्यूसली जो राइज होता है वो होता है। ठीक है, नॉन सीजनल नहीं होता, जो कि सस्टेन रहता है, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस एंड जो कि सस्टेन्ड है, नॉन सीजनल इन कैरेक्टर है। ठीक है, वो इन्फ्लेशन है। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया इन्फ्लेशन का कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस, ये सारी चीजें हम लोग ने समझ ली। इन्फ्लेशन क्या होता है समझ लिया। अब इन्फ्लेशन के बाद हम ये देखेंगे कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनके कारण इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है कंट्रीज में, और क्यों इतना इसको हमको कंट्रोल करना, मेजर करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे फर्स्ट है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली जैसे ना द नेम सजेस्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड में बढ़ोतरी के कारण जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है,
बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब हमारी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? एग्रीगेट डिमांड में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एग्रीगेट डिमांड को हम लोग C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये नेट एक्सपोर्ट्स रहता है, ठीक है कि ये एग्रीगेट डिमांड शो करता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि कंट्री की पूरे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितनी भी डिमांड रहती है गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री की, पूरी एग्रीगेट मतलब कंप्लीट, ठीक है, एक कंट्री की कंप्लीट डिमांड जो रहती है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, फाइन, इकोनॉमिक्स में। एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली यही डिफाइन करता है कि एक जब कंट्री में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होती है तो उससे जो महंगाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम लोग को डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग को ये देखना है कि ऐसे क्या रीजंस है, क्या कॉजेज है जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। ये तो अब हम ये देखेंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेज है, किस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रीज में होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देगी, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, तो क्या होता है कि इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। एंड सप्लाई ऑफ मनी अगर इकोनॉमी में इंक्रीज होती है तो उससे ये होता है कि लोगों के पास जो है पैसों की मात्रा ज्यादा हो गई है। एंड अगर लोगों के पास मनी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसे तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो इस तरीके से डिमांड इंक्रीज होती है एंड ये इट लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण। एंड सेकेंडली पॉपुलेशन प्रेशर। अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है दैट लीड्स टू दे डिमांड मोर। तो ये ऐसा है कि हर ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स होती है और अगर कहीं पे किसी कंट्री में पॉपुलेशन की मात्रा ज्यादा है, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। एंड वो ज्यादा डिमांड करते हैं तो उस तरीके से डिमांड तो हम कर रहे हैं पर सप्लाई तो उतनी नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी में द मेन प्रॉब्लम जो रहती है वो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की रहती है ना। और इकोनॉमिक्स में किया ही यही जाता है कि स्केर्सिटी ऑफ जो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है उसको किस तरीके से हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, दैट इज द मेन थिंग इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यही हम लोगों की मेन चीज है कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। तो पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होगी एंड सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फाइन। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अब हाउ डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी लीड्स टू अ कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन? इट्स जस्ट डेप्रिसिएशन का ये मीनिंग होता है कि रूपी की जो वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन में कितनी है। एंड डेप्रिसिएशन मीन्स डेप्रिशिएट हुई है, मतलब रूपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कितना डेप्रिशिएट हुई है और जो कम हुई है दैट इज नोन एज द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। तो इट्स जस्ट कि अगर आज जो है यूएस डॉलर की मतलब इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर यूएस डॉलर जो है 1 US डॉलर इज इक्वल टू ₹100 आज हम मान लेते हैं। और अगर हम देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो अभी ₹100 इज इक्वल टू 1 US डॉलर। एंड अब अगर डेप्रिशिएट हो जाएगी रूपी तो 1 US डॉलर इज इक्वल टू मान लीजिए ₹105 हो जाएगा, ₹105 हो जाएगा। तो इट्स जस्ट 105 हो गया, पहले ₹100 था यूएस डॉलर का और अब ₹105 हो गया। ये एजम्पशन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो रुपी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो जब रुपी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम इंपोर्ट्स करते हैं इंडिया के। अभी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यूएस का ही ले ले तो यूएस अभी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। तो अगर हमारी वैल्यू ऑफ रुपी डिक्रीज होगी, डेप्रीशिएट होगी, तो हम जो इंपोर्ट्स करते हैं सामान को, वो सामान अब हमको महंगा मिलेगा। मतलब कोई चीज हमको पहले ₹100 में मिल रही थी, पर अगर हमारी रुपी की वैल्यू डेप्रीशिएट होगी तो अब वही चीज हमको कितने में मिलेगी? ₹105 में मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमको वो ₹105 में मिलेगी, मतलब जो उस चीज को खरीद रहा है इंपोर्टर्स जो है, तो वो अल्टीमेटली उसका भार किस पे पड़ेगा? जो उस चीज को खरीद रहा है वो हम पे भी भार पड़ेगा उस चीज का। तो ये अल्टीमेटली इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ठीक है।
क्योंकि वो चीज़ महंगी हो जाएगी, रुपये की वैल्यू कम होगी, तो हमको जो इम्पोर्ट में सामान मिल रहा है उसमें ज़्यादा पैसे हमको पे करने पड़ेंगे। तो वो अगर किसी को भी ज़्यादा पैसे पे करने रहते हैं तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी पे करना रहेगा। तो इस चीज़ से हमको ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है, हमारी कंट्री में। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी के बाद मॉनेटरी स्टिमुलस, इस तरह से अभी हम लोग देखेंगे रिसेंटली कोविड के टाइम पे जो मॉनेटरी स्टिमुलस मतलब जो पैकेजेस दिए जाते हैं लोगों को कि इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो करते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे भी जो पैकेजेस मिले थे, तो ये मॉनेटरी स्टिमुलस मतलब मनी को जो फ्लो इंक्रीज किया जाता है इकोनॉमी में, दैट इज मॉनेटरी स्टिमुलस। और जब मनी का फ्लो इकोनॉमी में इंक्रीज होगा तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे रहेंगे एंड वो ज्यादा डिमांड करेंगे एंड वो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज बोरोइंग ना, अगर गवर्नमेंट जो है अपनी बोरोइंग इंक्रीज करती है तो यही अल्टीमेटली यही फिनोमेना रहता है कि कंट्री में पैसे ज्यादा आते हैं एंड लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है एंड लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है, इस कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। एंड इसके बाद साथ साथ अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होते हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। सेविंग्स डिक्रीज होती है, ऑब्वियसली बात है, सेविंग्स डिक्रीज हो रही मतलब लोग जो है अपने कंजम्पशन में पैसे को यूज कर रहे हैं, तो पैसों को यूज कर रहे हैं मीन्स डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड कर रहे हैं इतनी ज्यादा डिमांड करते हैं कि सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, इसलिए वो इन्फ्लेशन का कॉज बन जाता है, ठीक है। एंड लास्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं तो हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सामान रहते हैं, तो लोग इसलिए भी ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, नई नई चीजें की अगर फॉरेन से रिलेटेड थिंग्स है तो उसको ज्यादा परचेज करेंगे, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स के इंक्रीज होने पे भी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने पे भी जो प्राइजेस वो राइज होते हैं एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है कि ये सारी चीजें जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेज है कि इन सब चीजों के कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, फाइन। इसी के साथ सेकेंड कॉज क्या है इन्फ्लेशन का, है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड की बढ़ने से हुआ है एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बेसिकली इसलिए होता है कि जब भी फैक्टर ऑफ इनपुट्स जो होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो ये सारी चीजें जो है प्रोडक्शन के करने में यूज होते हैं, तो जब इनके प्राइजेस में वेरी होते हैं, इनके प्राइजेस में चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी जो है प्राइस इंक्रीज होगी तो ये अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं उन लोग वो भी उनकी प्रोडक्शन में इफेक्ट होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी एंड वो भी फिर अपनी प्राइस इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से वो प्राइस इंक्रीज करेंगे तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइस जो है वो कंज्यूमर को ट्रांसफर करेंगे। बिकॉज अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को प्रोडक्शन करने में उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर उस चीज को खरीदेगा तो उसको भी वो कॉस्ट ज्यादा ही पे करनी पड़ेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स का काम, मेन चीज उनका वर्क जो है वो प्रॉफिट गेन करना है, वो लॉस में वर्क नहीं करेंगे। तो अगर उनको वो चीज महंगी पड़ रही है तो वो कंज्यूमर्स को भी महंगी पड़ेगी। तो जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होता है, जब फैक्टर ऑफ इनपुट्स जो है वो महंगे हो जाते हैं तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि वो अपना कॉस्ट है वो आगे ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से रीजंस वो हो जाता है पर इफेक्ट इन पे भी पड़ेगा, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हमने देख लिया ना, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, अगर उनकी प्राइस बढ़ती है तो दैट लीड्स टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, तो जो सप्लाई हो रही है गुड्स वो डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। व्हाइल द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, कैपिटल जिसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह सब आते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो वैल्यू है उनको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, तो वो चीज ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो जिस तरीके से वो प्रोड्यूसर्स पहले उनको यूज कर रहे थे अब उसको डिक्रीज कर देंगे अपनी क्वांटिटी को, क्योंकि अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो अब वो डिक्रीज कर देंगे अपनी सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, वेल द डिमांड जो है वो कांस्टेंट ही है अभी, ठीक है।
द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस कॉजिंग अ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल। ठीक है, सप्लाई कम हो गई है, डिमांड वहीं की वहीं है, सप्लाई कम होती है, डिमांड नहीं कम हो रही है, तो अल्टीमेटली ये प्राइस राइज करेगी एंड इट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ये फिनोमिना होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। फाइन, तो ये हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। हाँ जी, तो अब हम लिखेंगे कि क्या ऐसे क्या रीजन है जिस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इकोनॉमी में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स इज जस्ट कि कोई भी सामान को बनाने के लिए बेसिकली जो सारी चीजें लगती है, लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, तो उसके अगर प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है तो दैट लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकेंडली है इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइसेस। अगर कोई भी इम्पोर्टर्स है, अगर उनको कोई भी पर्टिकुलर सामान जो है वो प्राइस राइज में मिल रहा है, तो वो अल्टीमेटली वो अपना बर्डन जो है वो कंज्यूमर्स पे शिफ्ट करेंगे, तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइसेस के कारण भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। थर्ड, क्रूड ऑयल के प्राइस फ्लक्चुएशन। क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएशन हमेशा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने का, क्योंकि एक इकोनॉमी में ऑयल की बहुत ज्यादा नीड रहती है, बिकॉज बहुत सारी चीजें, इट्स इंडस्ट्रीज, इट्स ट्रांसपोर्टेशन, हर वो चीज जो है वो ऑयल की बेसिस पे वर्क करती है। तो इसलिए क्रूड ऑयल के जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं प्राइसेस में, वो अल्टीमेटली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, डिफेक्टिव सप्लाई चेन। डिफेक्टिव सप्लाई चेन इज अगर लोगों की डिमांड है किसी पर्टिकुलर गुड्स की एंड उसमें सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आ गए, जिससे एज एन एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं अभी यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे, कि जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आ गए, तो अल्टीमेटली जो खाली इंडिया का हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पे भी इन्फ्लेशन जो है अभी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वर्ल्ड में इतनी जो प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उस वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। तो इस वजह से भी अगर जब भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होते हैं, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, तो ये अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का रीजन होते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करती है, जैसे होटल्स पे हो गया, ये जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जिन पे भी बर्डन पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस में यही डिफरेंस है कि डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन ये होता है कि जिन पे लग रहा है वही इसको पे करते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है कि जिन पर्टिकुलर पर्सन पे इंसिडेंस होता है वो उसको पे नहीं करता, दूसरा पर्सन उसको पे करता है। फाइन, तो इंसिडेंस दूसरे पे होता है, पे उसको कोई और करता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब अगर गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करती है, तो वो अल्टीमेटली ये होता है कि वो अपना जो बर्डन उन पे पड़ा है वो हम पे शिफ्ट होगा, तो इस तरीके से भी प्राइस राइज होती है। ठीक है, इसके बाद होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज। अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटीज को होर्डिंग करके रखते हैं लोग, और स्पेकुलेशन जो होता है, होर्डिंग अगर करके रखते हैं, तो हम जो प्रॉपर सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो सप्लाई जो डिमांड है वो प्रॉपर फुलफिल नहीं होती, तो अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस राइज होते हैं। ठीक है, इसी के साथ इंक्रीज इन वेजेस। अगर पर्टिकुलर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी वेजेस इंक्रीज कर देंगे, अपने एम्प्लॉयज, अपने लेबर्स की वेजेस इंक्रीज कर देंगे, तो वो ज्यादा से जो अब एम्प्लॉयज उनके जो लेबर्स हैं वो अब जो है वेजेस उनकी इंक्रीज हो गई, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, बट सप्लाई तो उतनी है नहीं जितना डिमांड कर रहे हैं। तो ये लगता शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं, बट ये बहुत अल्टीमेटली इफेक्ट्स करती है हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, तो अगर प्रोड्यूसर्स जो है वेजेस इंक्रीज करेंगे अपने लेबर्स की, तो वो भी एक रीजन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स भी बहुत बड़ा रीजन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का इज जस्ट कि अगर कहीं किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, तो वो उस पर्टिकुलर काम को बेहतर करेगी और थोड़ा जल्दी करेगी एज कम्पेयर टू वो कंट्रीज जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उतनी नहीं है। लाइक अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही देख लेंगे, अगर किसी कंट्रीज की रोड फैसिलिटीज अच्छी है, तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो चार्जेस है वो कम होगा, बट अगर किसी कंट्रीज की जो रोड फैसिलिटीज है, जो फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लगती है, वो ही अगर सही से नहीं है अगर कोई कंट्री में, तो वो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज करेगी, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर्स जो है वो बर्डन जो है कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं है, तो वो अल्टीमेटली समहाउ इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है इन्फ्लेशन को, बिकॉज उन पे अगर प्रोड्यूसर्स पे जो चार्जेस फाइन होंगे, जो उनके इनपुट्स पे चार्जेस लगेंगे,
वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, वो प्राइजेस आगे जाके शिफ्ट होंगे एंड प्राइस राइज होगा। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। फाइन, तो अभी हम लोगों ने क्या चीजें देखी, व्हाट इज इन्फ्लेशन देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए, इन्फ्लेशन के कॉजेज देख लिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेज देख लिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कॉजेज देख लिए। अब हम लोग आते हैं कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है 3 लेवल्स पे। होलसेल लेवल पे जिस इन्फ्लेशन को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उनको उस चीज को होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। जब इन्फ्लेशन को हम लोग कंज्यूमर लेवल पे कैलकुलेट करते हैं तो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। एंड जब इन्फ्लेशन को प्रोड्यूसर लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है तो उसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन को होलसेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है तो उस चीज को, उस कैलकुलेशन को बोलते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अभी रिसेंटली 15.08% है हमारा WPI एंड 13 मंथ से ये 2 डिजिट पे बना हुआ है। 13 मंथ से इतना ज्यादा, मतलब बेसिकली इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है इंडिया में, ये बताई गई है कि 4% होना चाहिए, ±2 हो सकता है, इट्स जस्ट कि 6% तक जा सकता है। इतने में हम लोगों को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। बट रिसेंटली ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, वॉर की ले लीजिए, एंड इसी के साथ साथ वेजिटेबल प्राइसेस, कोर इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से इन्फ्लेशन जो है अभी इंक्रीज हो रहा है। एंड हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था कि आरबीआई में जो करंटली जो डिसीजंस ले रही है आरबीआई, वो इसी वजह से ले रही है बिकॉज इन्फ्लेशन जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लास्ट की ही यस्टरडे ही आरबीआई ने अपनी बाई मंथली पॉलिसी में ये फिर से बताया कि 50 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट फिर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो अभी रेपो रेट जो हो गया 4.90% हो गया रिसेंटली। अगर हम लोग देखेंगे तो रेपो रेट का इंक्रीज होना ही ये बता रहा है कि इन्फ्लेशन जो है कंट्री में बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमको रेपो रेट के थ्रू या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं WPI को, होलसेल प्राइस इंडेक्स को। बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जब हम लोग प्राइस चेंज को, गुड्स के जो प्राइस चेंज होलसेल लेवल पे होते हैं उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी अप्रैल मंथ का कितना है, 15.08% है। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन कैलकुलेट करता है, कौन मेजर करता है, वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि WPI को कौन मेजर करता है। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली WPI समझ में आ गया। जब प्राइस चेंजेस को होलसेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन जो होता है उसको जब हम होलसेल लेवल पे कैलकुलेट करते हैं उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैलकुलेट करती है, मेजर करती है। ठीक है, इसी के साथ WPI के बारे में देखेंगे तो WPI जो है सिर्फ गुड्स को मेजर करती है, सर्विसेज को मेजर नहीं करती है। एंड WPI का जो बेस ईयर है वो है 2011-2012। ठीक है, और WPI जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स इंक्लूड करती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड फ्यूल एंड पावर। ठीक है, 3 आर्टिकल्स, 3 कंपोनेंट्स जो है WPI अपने में कंपोनेंट्स में कैलकुलेट करती, कौन कौन से, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। और इनके क्या क्या परसेंट है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की परसेंटेज है 64.23%। प्राइमरी आर्टिकल्स में जो कि बेसिकली जो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजें आ जाती है प्राइमरी आर्टिकल्स में। प्राइमरी आर्टिकल्स में 22.6%। बेसिकली जो है WPI में टोटल मिला के 697 आइटम्स है जिनको कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसको जैसे 3 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, किसका किसका टोटल परसेंटेज में कितना परसेंटेज है, ये वो चीजें है। तो WPI में 3 चीजें कैलकुलेट होती है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल एंड पावर, और उसका कितना कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे हम डिस्कस करें। फ्यूल एंड पावर का 13.51% है, प्राइमरी आर्टिकल्स का 22.6% है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का 64.23%। ठीक है, ये है हम लोगों का WPI, कंज्यूमर
होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसमें हम लोग खाली गुड्स मेजर करते हैं। हाँ जी, WPI के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। WPI समझ में आ गया, होलसेल लेवल पे जो प्राइस चेंजेस होते हैं उस चीज को मेजर करते हैं। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस चीज को पब्लिश करती है, मेजर करती है। खाली गुड्स है ये हम लोग उसमें मेजर करते हैं WPI में, और उसमें प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ये सारे कंपोनेंट्स है। 697 टोटल कंपोनेंट्स है, उस पर हम उनको ये 3 चीजों में कैटेगराइज करके उसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये WPI हो गया। WPI के बाद आता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज RBI भी जो अपना इन्फ्लेशन को चेक करती है वो इसी बेसिस पे करती है। कौन से बेसिस पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आफ्टर 2014 के बाद रघुराम राजन जो उस समय के RBI गवर्नर थे, उन्होंने डिसीजन लिया था कि अब हम लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी CPI के थ्रू डिसाइड करनी, ठीक है। तो CPI के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है। CPI बेसिकली क्या होता है, जो भी प्राइस चेंजेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में रिटेल लेवल पे, उस चीज को मेजर करना इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फाइन, जो भी प्राइस चेंज कंज्यूमर लेवल पे, रिटेल लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो चेंजेस होते हैं उस चीज का कैलकुलेशन कहलाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और रिसेंटली लास्ट 8 ईयर्स में इतना ज्यादा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं रहा है, जो कि भी लास्ट मंथ का रहा है जस्ट 7.79%। हमने ये बताया कि नॉर्मली हम लोगों का 4% इन्फ्लेशन रहना चाहिए, +- टॉलरेट लेवल है, बट रिसेंटली इन्फ्लेशन जो है 7.79%, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी हमको ऐसी चीजें करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी। एंड RBI का बेसिकली वर्क रहता है कि हाउ टू मैनेज एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन। फाइन, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें रहती है? फूड एंड बेवरेजेस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जैसे WPI में 3 चीजें रहती है, CPI में फूड एंड बेवरेजेस जिसका 45.86% है, हाउसिंग 10.07%, फ्यूल एंड लाइट 6.84%, clothing and footwear 6.53%, pen, tobacco, intoxicants 2.38% and miscellaneous 28.32%। ये सारी चीजें CPI में आती है, ठीक है। ये सारी चीजों को मेजर किया जाता है CPI में। अब इंडिया में 4 टाइप्स की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स एंड CPI फॉर रूरल एंड अर्बन कंबाइंड, ठीक है। तो जो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स, ये सारी चीजों को कौन कैलकुलेट करता है? लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड CPI फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड, इसे कैलकुलेट करता है NSO। मेनली आप लोग हर जगह देखेंगे CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बट 2019 में CSO मर्ज हो चुका है NSSO में। अब ये क्या बन गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अब हम लोग अगर देखेंगे तो CPI रूरल अर्बन कंबाइंड को कौन मेजर करता है? NSO, जो कि किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये है, ये तीनों को कौन कैलकुलेट करता है? लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है। एंड इससे कौन कैलकुलेट करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसे कैलकुलेट करती है, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया अपना CPI, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज किस चीज को कैलकुलेट करती है, किस चीज को मेजर करती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम आएंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बेसिकली ये कैलकुलेट करता है प्राइस चेंजेस को एट द प्रोड्यूसर लेवल, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या कीमतों का, क्या गुड्स एंड सर्विसेज की किस तरीके से प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, उस चीज को मेजर करता है कौन? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। measures the average price changes of goods and services as they leave the place of manufacture and enter the manufacturing process। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंटर करता है, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितना भी प्राइस चेंज हुआ है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का, वो जो मेजर करता है उसे बोलते हैं हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है बेसिकली इंडिया में कैलकुलेट नहीं होता है, इट इज नॉट मेजर्ड इन इंडिया,
बट अभी नीति आयोग इस चीज पे वर्क कर रही है कि क्योंकि हमारे पास अभी WPI है जो कि होलसेल लेवल पे कैलकुलेशन करती है, बट WPI सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट करती है, सर्विसेज को कैलकुलेट नहीं करती है। तो इसीलिए अभी नीति आयोग इस पे वर्क कर रही है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे कि इस चीज पे वर्क करना चाहिए। तो इसलिए अभी फिलहाल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमारे इंडिया में मेजर नहीं किया जाता, बट रिसेंटली जो वर्क चल रहा है इसके मे बी फ्यूचर में इस चीज पे वर्क किया जाए और हमको इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एट द प्रोडक्शन लेवल। एज द नेम सजेस्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, तो जो भी इन्फ्लेशन प्रोडक्शन लेवल पे जो इन्फ्लेशन होता है, अभी तक हमारी कंट्री में जो भी इन्फ्लेशन प्रोडक्शन लेवल पे होता है वो हमें पता नहीं रहता। तो जब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा तो हम वी कैन एबल टू जज कि प्रोडक्शन लेवल पे किस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज हमको पता लग जाएगी। तो वो डाटा जो है हमको और बेहतर मिल जाएगा कि किस तरीके से इकोनॉमी वर्क कर रही है। फाइन, ये सारी डाटा को कलेक्ट करके एक इकोनॉमी में किस तरीके से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस तरीके से पॉलिसीज डेवलप होगी, किस तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, ये सारी चीजें की जाती है डाटा यूज करके। ये सारी चीजों को में ये जो डाटा निकल के आते हैं ये सारी चीजों में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स अभी इंडिया में मेजर नहीं होता, बट मे बी हो सकता है आगे के टाइम पे इसमें वर्क स्टार्ट हो चुका है। नीति आयोग ने इस पे वर्क स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और बेसिकली ये क्या बताएगा, अगर जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है बेसिकली ये बताता है कि इन्फ्लेशन जो है वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस की इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण हुआ है, या जो टैक्सेस गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है उस चीज के कारण हुआ है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के थ्रू हमको ये चीजें पता लग जाएगी, क्योंकि ये जो है वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है कौन से लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है या टैक्सेस इंक्रीज हुए, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा। क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड टू नो कि रीजंस क्या है, एंड वंस वी नो द रीजंस हम उसके सॉल्यूशंस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के थ्रू हमको ये पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल से कारण हुआ है या एक्सेस के इंक्रीज के कारण हुआ है, तो हम लोग और ज्यादा बेहतर पॉलिसी मेकिंग में बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोड्यूस CPI हो गया हमारा। एंड अब हम लोग देख लेते हैं कि WPI और CPI में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है WPI एंड CPI के बीच में डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, हम लोग ने अभी देखा, इट इज यूज्ड टू मेजर द एवरेज चेंजेस इन द प्राइसेस इन द सेल्स ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी बाय द होलसेलर। ठीक है, एवरेज जो प्राइस चेंज हुआ है होलसेल मार्केट में उस प्राइस चेंज को कैलकुलेट जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो प्राइस इंडेक्स है जो कि एवरेज चेंजेस इन द प्राइसेस, जो कि रिटेल लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, measure the changes in the prices in the sale of the goods and services in retail or directly to the consumer। ठीक है, कंज्यूमर जो कंज्यूमर को जो रेट पे मिला है उस रिटेल लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं प्राइसेस में गुड्स और सर्विसेज, किसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उसी के साथ WPI को कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और CPI रूरल अर्बन कंबाइंड मेजर करती है NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बाकी सारी लेबर ब्यूरो करती है। ठीक है, एंड WPI जो है सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है गुड्स तक ही, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इट इज फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और WPI मेजर करती है इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट स्टेज, बिकॉज होलसेल है, होलसेल मार्केट के थ्रू जाता है रिटेल लेवल के पास। तो इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशन फर्स्ट स्टेज पे मेजर किया जाता है इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो ये CPI है, CPI मेजर्ड इन्फ्लेशन इन द फाइनल स्टेज। ठीक है, जब फाइनल स्टेज जब कंज्यूमर्स के पास आ जाता है वो, तो उस स्टेज पे जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है तो वो CPI करती है। ठीक है, इसी के साथ प्राइजेस आर बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर एंड द होलसेलर प्राइजेस आर बोर्न बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो प्राइजेस जो है वो अल्टीमेटली जो बियर करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, प्राइसेस कौन बियर करता है, होलसेल और मैन्युफैक्चरर बियर करते हैं। एंड CPI में प्राइसेस कौन बियर करता है, कंज्यूमर बियर करते हैं। ठीक है, और WPI में 697 आइटम्स है और CPI में 448 रूरल के आइटम्स है और 460 जो है अर्बन आइटम्स है। ठीक है, अर्बन नहीं, रूरल के लिए 448 आइटम्स है और अर्बन के लिए 460 आइटम्स है। ठीक है, CPI में। और गुड्स एंड सर्विसेज इसमें फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स कवर्ड होते हैं WPI में। एंड CPI कौन कौन सी चीजें कवर करता है, एजुकेशन, फूड,
ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, एपरल, हाउसिंग, मेडिकल केयर, ये सारी चीजें सीपीआई कवर करता है। ठीक है, ऑब्वियसली सीपीआई में ज्यादा है बिकॉज सीपीआई जो है वो लार्ज लेवल पे है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास जितनी भी गुड्स जाती है उसे सीपीआई कवर करता है। ठीक है, इसी के साथ इट रिलीज ऑन अ वीकली बेसिस फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर फॉर रेस्ट आइटम्स एंड पब्लिशिंग मंथली। ठीक है, सीपीआई जो है वो मंथली बेसिस पे रिलीज की जाती है। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई में जो प्राइमरी आर्टिकल्स है और फ्यूल का है, इनका जो डाटा है वो वीकली बेसिस पे आ जाता है, बट बाकी जो सारे आइटम्स है वो बाकी मंथली पब्लिश होते हैं, और सीपीआई के जो डाटा है वो मंथली बेसिस पे पब्लिश होते हैं। ठीक है, ये हमारे डिफरेंस बिटवीन हो गए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन देख लिया, डब्ल्यूपीआई सीपीआई में सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास की। इसके बाकी की टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक यही है कि इज इन्फ्लेशन इज गुड और बैड। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये व्यू है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए, किसी का व्यू है कि नहीं इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। बट ऐसा जनरली ये बोला जाता है कि मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत सही रहता है एक इकोनॉमी के लिए। इट्स जस्ट कि अगर कंज्यूमर्स स्पेंड नहीं करेंगे तो एक कंट्री की जीडीपी ग्रो नहीं कर सकती, कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो अगर स्पेंडिंग होती है, मनी की स्पेंडिंग होती है, तो प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली बिजनेस को, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज अगर परचेज ही नहीं होगा तो प्रॉफिट्स प्रोड्यूसर्स उसको मैन्युफैक्चर क्यों करेंगे। तो जब स्पेंडिंग होती है, जब लोग डिमांड करते हैं तो उसका सप्लाई होती है, उस चीज को खरीदेंगे, तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होता है तो अल्टीमेटली और लोगों को हायर करते हैं, हायर वेजेस प्रोवाइड करते हैं। हायर वेजेस में होती है तो एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस प्रोसेस से होता है। ठीक है, और फिलिप्स कर्व में भी ये डिफाइन किया गया है कि हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब तक अचीव नहीं होगा, जब तक इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होगा। उन्होंने यही डिफाइन किया कि लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट तब हो जाएगा जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये फिलिप्स कर्व में भी माना, फिलिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, तो उसमें भी यही बताया गया है कि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहेगी, और एम्प्लॉयमेंट को अगर हमको इंक्रीज करना है तो इन्फ्लेशन को फेस करना रहेगा। पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो सही रहता है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो है हमारी इकोनॉमी का मेन एम क्या रहता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसलिए बोला जाता है कि मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, बट हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन से फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ऑल दीज इन टर्न विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर जो स्पेंडिंग करते हैं, जब कंज्यूमर स्पेंडिंग करता है तो ये सारी चीजें इकोनॉमी में हेल्पफुल होती है। क्यों? दस दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर द कंज्यूमर्स टू स्पेंड मोर, बिजनेस टू इन्वेस्ट, वेजेस टू इंक्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट टू एक्सपांड, thereby helping the economy to grow। ये तो यही चीज जो हमने बताया कि अगर एम्प्लॉयमेंट, अगर कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करेगा तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे होगी। तो ये इसलिए मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में जरूरी रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसी के साथ साथ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन किस तरीके से मेजर किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जो भी स्टैग्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, जितने भी इन्फ्लेशन के टाइप्स है वो, और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमी में, एंड उसके साथ साथ इन्फ्लेशन किस तरीके से इकोनॉमी में कंट्रोल होता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एंड जाने से पहले हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। लाइक अगर आपको पाथ के ई ब्रोशर या फीस स्ट्रक्चर या सैम्पल पाथ बुक्स देखनी तो ये QR कोड को स्कैन करके आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ फेसबुक ID है हमारी पाथ IAS अकेडमी करके, वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर्स डालते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, हर दिन के जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में डालते हैं। इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल है पाथ IAS अकेडमी एंड पाथ PSC अकेडमी, दो चैनल है, पाथ PSC अकेडमी एंड पाथ IAS अकेडमी, दो चैनल है। इसमें डेली MCQs डालते हैं। पाथ PSC अकेडमी में डेली CGPSC, ADO एंड जितने भी अलग अलग एग्जाम्स के ओरिएंटेड
इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें भी डलती है और एमसीक्यूज भी डलते हैं। तो पाथ पीएससी एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, तो इसमें से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप डेली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रहता है तो वो आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। एंड साथ ही पाथ आईएएस एकेडमी में डेली जो करंट अफेयर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं यूपीएससी के लिए, वो डेली पाथ आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे डेली 5 एमसीक्यूज डलते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे जो लिंक है ये सारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रेजेंट है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट इन सारी लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी एंड डेली जो हमारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वर्क हो रहे हैं तो उससे भी आप लिंक रह सकते हैं, तो ये आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।